साल 2032 अंतरिक्ष की गहराइयों में हमें एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसका नाम हेल मेरी है। हेल मेरी के अंदर एक इंसान जागता है जिसके साथ उसकी यादें नहीं है, क्योंकि पिछले 2 सालों से वो कोमा में था। उसे कुछ नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आया। इसका नाम ग्रेस है। वो अपने बारे में जानना चाहता है, इसीलिए स्पेसशिप में चारों तरफ देखना शुरू कर देता है, जहां पर उसे कुछ लोगों की डेड बॉडीज मिलती है। वो समझ जाता है कि ये सब उसके साथ इस मिशन पर आए थे, पर अब सबकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है। उसे पता चलता है कि स्पेसशिप के एआई का नाम मैरी है। वो मैरी से कहता है कि अर्थ पर वापस चलो, पर मैरी जवाब देती है कि जब तक मिशन पूरा नहीं होगा हम अर्थ पर वापस नहीं लौट सकते। उससे पता चलता है कि 2 साल पहले अर्थ से मिशन शुरू हुआ था, यानी कि 2 सालों से लगातार वो ट्रैवल कर रहा है। 2 सालों के बाद उसे होश आया है और अब धीरे धीरे उसकी यादें वापस आना शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि वो हाई स्कूल में साइंस का टीचर था जो बच्चों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाता था। उसी वक्त में वैज्ञानिकों ने वीनस ग्रह तक बनने वाली एक एस्ट्रो रेड लाइन को देखा, जिसे पेट्रोवा लाइन का नाम दिया गया। उन्हें पता चला कि सूरज की सतह पर एस्ट्रोफेज नाम का एक सूक्ष्म जीव तेजी के साथ फैल रहा है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम हो रही है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि इसके कारण अगले 30 सालों में पूरी दुनिया में भयानक ठंड होगी, जिससे ग्लोबल कूलिंग आएगी जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और ग्रेस का मानना होता है कि जल्दी वैज्ञानिक इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्लास के बाद उससे ईव नाम की एक लेडी मिलने के लिए आती है। दरअसल ये हेल मेरी प्रोजेक्ट की हेड है। वो ग्रेस के बारे में बहुत कुछ जानती है। कुछ सालों पहले ग्रेस ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उसने लिखा था कि किसी ग्रह पर पानी के बिना भी जीवन संभव है। हालांकि उसकी इस बात पर उसकी थियरी पर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, जिसके बाद उसे वैज्ञानिकों की टीम से निकाल दिया गया और उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। ईव उसे कहती है कि हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें काम करो। इसके बाद वो उसे लैब में ले जाती है और उसे एक सैंपल देती है और कहती है कि तुम इसे टेस्ट करो। ग्रेस कई घंटों तक उन्हें टेस्ट करता है और फाइनली वो बताता है कि ये सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके आर पार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं जा सकता, यानी कि न इसके पार रोशनी जा सकती है, ना ही किसी तरह की कोई दूसरी चीज। ये पूरी तरह से हमारी दुनिया का नहीं है, ये कोई एलियन सूक्ष्म जीव है। ईव उसकी बातें, उसकी थियरी सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ग्रेस को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये वही सूक्ष्म जीव है जो कि सूरज को ठंडा कर रहा है, यानी कि पेट्रोवा लाइन से जुड़ी हुई जो चीज है वो यही है। उस देर के बाद उसके पास ईव आती है। वो बताती है कि तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल सही थी, पानी के बिना भी जीव यानी कि एलियन दुनिया में हो सकते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है ये वीनस प्लेनेट से हैं। इनका नाम है एस्ट्रोफेज। 130 वैज्ञानिकों की टीम इस पर काम कर रही थी, पर तुमने जो थ्योरी बताई वो सबसे सटीक है। इसीलिए अब वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेती है और अपने बड़े बेस पर ले जाती है, जहां पर उसे बताया जाता है कि हमें बहुत बड़ी मात्रा में एस्ट्रोफेज बनाना होगा। ग्रेस पूछता है कि हमें एस्ट्रोफेज बनाने की क्या जरूरत है। उसे बताया जाता है कि हम अपनी स्पेसशिप में एस्ट्रोफेज को फ्यूल की तरह यूज करना चाहते हैं। इससे हमारा जो स्पेसशिप है वो बहुत तेजी के साथ ट्रैवल करेगा। इनकी अब तक की जो भी खोज है उसके मुताबिक हमारे स्टार सिस्टम में एक ऐसा स्टार है जिसका नाम ताओ सिटी है। उसकी रोशनी कम नहीं हुई, बाकी सभी स्टार्स की धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है और अब ये इस मिशन के थ्रू कुछ वैज्ञानिकों को ताओ सिटी स्टार के आसपास भेजना चाहते हैं। लेकिन ये एक तरह का वन साइडेड मिशन है, यानी कि जो भी इसमें जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। बस ये सब के सब वहां जाकर रिसर्च करेंगे और जिस भी नतीजे पर पहुंचेंगे अपनी रिसर्च को छोटे छोटे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट के जरिए अर्थ पर भेजेंगे, जो कि बहुत ही तेज चलते हैं क्योंकि इन्हें वहां पहुंचने में 3.5 साल लगेंगे। और अगर ये अपनी रिसर्च को मैसेजेस के थ्रू अर्थ पर भेजते हैं तो ऐसा करने में 26 साल लग जाएंगे, जिसमें बहुत देर हो जाएगी। इस पूरे मिशन के लिए इन्होंने 3 वैज्ञानिकों को चुना होता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर ग्रेस देखता है कि उसके दोनों साथी वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं और अब वो अपनी पिछली जिंदगी को और भी याद करने की कोशिश करता है, पर उसे फिलहाल सब कुछ याद नहीं आता।
अगले कई महीनों तक वो अंतरिक्ष में इसी तरह से ट्रैवल करता रहता है और एक दिन उसका स्पेसशिप का एआई मैरी उसे बताता है कि हमारे आसपास एक और स्पेसशिप आया है। इसके बाद वो बाहर वो स्पेसशिप को देखता है जो पूरी तरह से अलग होता है। वो किसी क्रिस्टल जैसी धातु से बना हुआ था और तभी उस दूसरे स्पेसशिप से कुछ उसकी तरफ फेंका जाता है जिससे कि वो डर जाता है। पर कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो एक्सप्लोड नहीं होता तो समझ जाता है कि शायद ये कोई मैसेज है, इसीलिए वो स्पेसशिप से बाहर निकलकर उस चीज को अंदर ले आता है। बहुत ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि जिसने भी ये भेजा है उसने अपनी लोकेशन के बारे में उसे बताया है। ग्रेस समझ जाता है कि वो एरिडानी प्लेनेट से यहाँ पर आया है, जिसके बाद ग्रेस भी उसी चीज में अपनी लोकेशन उस तक भेजता है। कुछ ही देर बाद उस दूसरे स्पेसशिप से कुछ चीज बाहर निकलती है जो कि हेल मेरी के साथ जुड़ जाती है, यानी कि ये दोनों स्पेसशिप अब डॉक हो चुके हैं। जिस चीज से दोनों स्पेसशिप डॉक हुए होते हैं वहां से एक रास्ता बन जाता है। हालांकि ग्रेस को डर लग रहा होता है, फिर भी पूरी हिम्मत करके वो उस रास्ते में आगे बढ़ता है और वहीं दूसरे स्पेसशिप से एक एलियन उसकी तरफ बढ़ता है जो कि बहुत ही अजीब होता है। उसके 5 पैर होते हैं, वो पत्थर की तरह होता है, साइज में भी वो बहुत छोटा है। वो एलियन अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा होता है, लेकिन ग्रेस को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, ना ही ग्रेस की भाषा उसे समझ में आती है। पर ये दोनों समझ चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए हानिकारक नहीं है और अब ये दोनों के दोनों अपने अपने स्पेसशिप में एक डिवाइस बनाते हैं ताकि एक दूसरे की भाषा को समझ सकें। जल्दी इनका डिवाइस बनकर तैयार हो जाता है और अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, जिससे इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों का मिशन एक ही है। ये दोनों के दोनों अपने ग्रह को एस्ट्रोफेज से बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ग्रेस इसका नाम रॉकी रखता है क्योंकि उसकी बॉडी रॉक की तरह होती है। जल्द इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है क्योंकि पूरे अंतरिक्ष में दोनों के दोनों अकेले हैं। रॉकी ग्रेस को बताता है कि उसके स्पेसशिप में उसी की तरह 23 और थे, लेकिन अब सब के सब मारे जा चुके हैं। ग्रेस भी बताता है कि मेरे साथ मेरे 2 और साथी थे पर उन दोनों की भी मृत्यु हो चुकी है। ग्रेस ने रॉकी के लिए एक डिवाइस बनाया होता है, इसीलिए जो कुछ वो बोलता है वो ग्रेस की भाषा में कन्वर्ट होकर उसे समझ में आ जाता है। इन दोनों का मिशन एक ही है, इसीलिए तय करते हैं कि दोनों मिलकर किसी भी तरह से ये अपने अपने ग्रह को बचाएंगे। और अब रॉकी एक क्रिस्टल कवर के अंदर ग्रेस के स्पेसशिप में आ जाता है। दरअसल ऑक्सीजन उसके लिए बहुत हानिकारक है, ऑक्सीजन में वो सांस नहीं ले सकता, इसीलिए उसे कवर के अंदर आना पड़ता है। ये एक तरह से उसका सूट है। स्पेसशिप में आने के बाद वो ग्रेस से कहता है कि तुम अपने स्पेसशिप को बहुत गंदा रखते हो। दरअसल अब ये दोनों आपस में मजाक भी करते हैं और अब रॉकी ग्रेस से कहता है कि हम दोनों को एक ही जगह जाना है, इसीलिए हम तुम्हारे स्पेसशिप से चलते हैं। ग्रेस उसकी बात मान जाता है। रॉकी उसे बताता है कि मैं अपने स्पेसशिप का एक मैकेनिक हूँ, साथ ही मेरे प्लेनेट पर मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। हम पिछले 183 सालों से एक साथ हैं। ग्रेस उसे बताता है कि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी पर अब वो मेरे साथ नहीं है। 11 दिन ट्रैवल करने के बाद ये ताऊ सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये वहां से सैंपल लेकर आते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि एस्ट्रोफेज का इस प्लेनेट के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा, क्यों इस प्लेनेट की लाइट कम नहीं हो रही। और अब जब ग्रेस उस सैंपल को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो उन्होंने सैंपल लिया है जिसकी वजह से एस्ट्रोफेज का इस प्लेनेट के ऊपर कोई असर नहीं होता, उस सैंपल में भी बैक्टीरिया है जो कि एस्ट्रोफेज से लड़ सकता है। ये जानने के बाद ग्रेस बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इससे दोनों के दोनों अपने अपने प्लैनेट्स को बचा सकते हैं। पर अब इन्हें इस बैक्टीरिया वाले एलिमेंट की अधिक मात्रा चाहिए ताकि ग्रेस रोबोटिक स्पेसशिप से इस एलिमेंट को अर्थ पर भेजकर उन्हें समझा सके कि इससे अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। साथ ही वो रॉकी को बताता है कि मैं अपने प्लैनेट कभी लौट कर वापस नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे स्पेसशिप में उतना ही एस्ट्रोफेज फ्यूल है जिससे मैं यहाँ तक पहुंच सकूं। वापस जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रॉकी कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे स्पेसशिप में बहुत सारा एस्ट्रोफेज फ्यूल है, मैं उसमें से तुम्हें फ्यूल दे दूंगा ताकि तुम अपने प्लेनेट वापस लौट सको। हालांकि ऐसा करने से रॉकी को अपने प्लेनेट तक पहुंचने में 6 साल ज्यादा लगेंगे, लेकिन रॉकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ग्रेस को बचाना चाहता है। ग्रेस भी बहुत इमोशनल हो जाता है और रॉकी को गले से लगा लेता है और अब ये अपने स्पेसशिप को ताऊ सिटी के पास ले जाते हैं ताकि एलिमेंट को इकट्ठा कर सकें। यहाँ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इस वजह से स्पेसशिप को स्टेबल करने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। और अब एलिमेंट के सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए ग्रेस बाहर जाता है
और एलिमेंट को बॉक्स के अंदर डालना शुरू करता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। साथ ही वो जख्मी भी हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही होती है। पर ग्रेस किसी तरह से अपने आप को संभालता हुआ बॉक्स लेकर वापस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। जिसके बाद ग्रेस यहाँ से स्पेसशिप को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से स्पेसशिप के इंजन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से इंजन ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में ग्रेस बेहोश हो जाता है और अब रॉकी जो सब कुछ देख रहा होता है वो अपना क्रिस्टल कवर तोड़कर बाहर आता है। सबसे पहले वो पूरे के पूरे स्पेसशिप को ऑटो पायलट पर कर देता है, जिसके बाद वो ग्रेस को हाइबरनेशन चेंबर के अंदर डाल देता है ताकि जो स्पेसशिप का एआई सिस्टम है यानी कि मेरी, वो उसे ठीक कर सके। कहानी यहाँ से पास्ट में जाती है, जहाँ पर ग्रेस ने ईव की टीम के साथ मिलकर स्पेसशिप के इंजन को तैयार कर लिया था और अब जो वैज्ञानिकों की खास टीम इस मिशन पर आने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। पर तभी लैब में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें तीनों के तीनों वैज्ञानिक मारे जाते हैं और अब इस मिशन पर जाने के लिए ग्रेस से कहा जाता है, पर ग्रेस साफ साफ मना कर देता है। ईव कहती है कि तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम पूरी दुनिया को बचा सकते हो और वैसे भी हम तुमसे पूछ नहीं रहे, ये हमारा ऑर्डर है। जिसके बाद ग्रेस को पकड़ लिया जाता है और बेहोश करके जबरदस्ती इस मिशन पर भेज दिया जाता है। 2 सालों बाद वो होश में आया था, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं था, पर अब उसे सब कुछ याद आ चुका है। प्रेजेंट में एक बार फिर से ग्रेस होश में आ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने रॉकी बेहोश है, वो अपने क्रिस्टल कवर से बाहर आ चुका है। वो समझ जाता है कि उसकी जान बचाने के लिए रॉकी ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से निढाल होता है। और अब वो जो एलिमेंट वहां से लाया होता है उसे एस्ट्रोफेज के साथ वो चेक करता है। उसे पता चलता है कि वो जो एलिमेंट है एस्ट्रोफेज के संपर्क में आकर उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद अपनी तादाद बढ़ाता है। एक तरह से वो एस्ट्रोफेज को अपना खाना बनाकर खुद अपनी काउंटिंग बढ़ा देता है और एक यही कारण होता है कि ताओ सिटी स्टार के ऊपर एस्ट्रोफेज का कोई असर नहीं होता। वो इस एलिमेंट का नाम प्रीडेटर रखता है, जिससे वो अपने और रॉकी के ग्रह को बचाना चाहता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो इसे रॉकी के ग्रह तक कैसे पहुंचाएगा। पर उसे ये भी विश्वास होता है कि जब वो रॉकी के स्पेसशिप के अंदर जाएगा तो इस एलिमेंट को, जिसका नाम प्रीडेटर है, उसे भेजने का उसे कोई ना कोई तरीका जरूर मिलेगा। रॉकी के स्पेसशिप की तरफ वो अपने स्पेसशिप को लेकर जाता है और रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। वो देखता है कि रॉकी अब भी जिंदा है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो रॉकी को गले से लगा लेता है और बताता है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं, अब हम अपने अपने ग्रह को बचा सकते हैं। जिसके बाद रॉकी उसे अपने स्पेसशिप के अंदर ले जाता है, जो क्रिस्टल जैसी खास धातु से बना होता है, जो देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। और अब रॉकी अपने स्पेसशिप से उसके स्पेसशिप में एस्ट्रोफेज फ्यूल को ट्रांसफर करता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने प्लेनेट की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन ग्रेस के स्पेसशिप में अलार्म बजता है। उसे पता चलता है कि प्रीडेटर के जो सैंपल वो अपने साथ ले जा रहा है वो इवॉल्व हो चुके हैं, जिस वजह से वो कंटेनर को खोले बिना ही उससे पास होकर जो स्पेसशिप का फ्यूल है यानी कि एस्ट्रोफेज, उस तक पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर लेता है, पर उसे पता है कि रॉकी के स्पेसशिप में भी यही प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, जिसे वो खुद ठीक नहीं कर सकता क्योंकि वो मैकेनिक है और अगर वो उस तक नहीं पहुंचा तो रॉकी कभी अपने प्लेनेट तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके साथ उसका पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके स्पेसशिप में इतना एस्ट्रोफेज नहीं होता कि पहले वो रॉकी के पास जाए, उसकी प्रॉब्लम को ठीक करे और उसके बाद अर्थ तक पहुंच जाए। पर वो अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने का फैसला कर लेता है, क्योंकि रॉकी सच में उसका बहुत अच्छा दोस्त है। उसके पास प्रीडेटर एलिमेंट के जो भी सैंपल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उन सब को रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट से अर्थ की तरफ भेज देता है और खुद वो रॉकी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही महीनों में रॉकी तक पहुंच जाता है। वो रॉकी के स्पेसशिप में जाता है। रॉकी उसे देखकर बहुत खुश है, जिसके बाद वो रॉकी के स्पेसशिप की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। वहीं हमें अर्थ पर ईव को दिखाया जाता है। कई साल बीत चुके हैं, सूरज की रोशनी बहुत कम हो चुकी है, इसीलिए आइस एज की शुरुआत हो गई है।
पर ईव को अब ग्रेस के वो सैंपल्स मिल जाते हैं जो उसने रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट से उस तक पहुंचे हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एस्ट्रोफेज को किस तरह से खत्म करना है जो सूरज की रोशनी को अर्थ तक पहुंचने से रोक रहा है। जल्दी अपने काम पर लग जाते हैं जिसमें इन्हें कामयाबी मिलती है और इस तरह से अर्थ को बचा लिया जाता है। वहीं रॉकी और ग्रेस को दिखाया जाता है। ग्रेस को रॉकी अपने प्लेनेट पर ले गया, जहां ग्रेस बहुत बड़े डोम के अंदर रहता है, जहां का वातावरण उसके रहने अनुकूल है। साथ ही उसकी उम्र नहीं बढ़ी क्योंकि वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। इसीलिए धरती पर कई साल बीतने के बाद भी उसके लिए कुछ ही साल बीते होते हैं। यहाँ पर रॉकी भी उसके साथ है, जिसने उसके स्पेसशिप को भी पूरी तरह से रिपेयर करके उसमें फ्यूल भर दिया है। वो जब चाहे अपने प्लेनेट यानी कि अर्थ वापस जा सकता है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।